अभी आज पढ़ेंगे बेटा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को एफ ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं, इनको अंतः संक्रमण तत्व भी कहा जाता है, और इनका एक और नाम है, अगर आप अंतः संक्रमण तत्व नहीं कहना चाहते, इनको कह सकते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व, या अंग्रेजी में आप इनको बोलना चाहें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट इसको बोलते हैं। अब इनर ट्रांजिशन एलिमेंट या संक्रमण तत्व, अंतः संक्रमण तत्व, सबसे पहले बात होगी आवर्त सारणी में इन्हें रखा कहां गया है। सबसे पहले नंबर तो यही पूछ लेता है कि आवर्त सारणी में अंतः संक्रमण तत्वों को या आंतरिक संक्रमण तत्वों को कहां रखा गया है। तो ध्यान रखिएगा, आवर्त सारणी में अंतः संक्रमण तत्व या आंतरिक संक्रमण तत्वों को आवर्त सारणी के मुख्य भाग पर कोई स्थान नहीं दिया गया। अंतः संक्रमण तत्वों को मुख्य आवर्त सारणी के नीचे दो लाइनें बनाई गई हैं, या आप कह सकते हैं दो श्रेणियां बनाई गई हैं। अंतः संक्रमण तत्वों को उन श्रेणियों में स्थान दिया गया है। पहला नंबर तो ये याद रखोगे। तो मैं जो जो नंबर समझता जा रहा हूं मैं उनको लिख लेता हूं सबसे पहले। अच्छा, ये जो एलिमेंट रखे हैं इन पर बात अभी थोड़ी देर बाद करते हैं। पहले ये जितने भी एलिमेंट आपके पास रखे हैं ये अंतः संक्रमण तत्व ही हैं, जिनमें से आपको बहुत सारी चीजें तैयार करके रखनी नहीं है। क्या क्या तैयार करके रखनी है मैं बोलता जाऊंगा अभी, बस केवल आप उन चीजों को तैयार रखोगे। पहली चीज, अंतः संक्रमण तत्वों को आवर्त सारणी में कोई स्थान नहीं दिया गया, इन्हें आवर्त सारणी के कहां रखा गया है, नीचे। तो पहले नंबर पर इन तत्वों को आवर्त सारणी के नीचे दो श्रेणियों में रखा गया है। पहली बात ये याद रखोगे। अच्छा, दूसरी बात जो याद रखने वाली बात है, अंतः संक्रमण तत्वों की जो दो श्रेणियां बनी हैं, तो उन श्रेणियों में से पहली श्रेणी देखो कहां से बनी है। आपने आवर्त सारणी को देखा होगा। आवर्त सारणी में ये पहला आवर्त है, ये दूसरा, इसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां। देखो, छठवें आवर्त में जब हम लोग बाएं से दाएं चलते हैं तो पहले तत्व को छोड़ दिया जाए और दूसरे तत्व को छोड़ दिया जाए, तो तीसरा तत्व अगर मैं ध्यान देता हूं तो तीसरा तत्व होता है लैंथेनम। देखो यहां लिखा है, और इस तीसरे तत्व के ही जगह पर आते हैं 14 और तत्व। कहो सर 14 कौन से और तत्व आते हैं? तो लैंथेनम की ही जगह स्थान रखने के लिए आते हैं 14 तत्व। सीरियम, Ce, इसके बाद के जितने भी एलिमेंट हैं, अगर आवर्त सारणी में हम इनको रखें तो इसी तीसरे खाने पर रखेंगे। लैंथेनम को तो रखेंगे, 14 और तत्वों को भी इसी स्थान पर रखेंगे। तो 14 और तत्वों को यहां पर नहीं रखा गया, उन 14 और तत्वों को निकालकर यहां रख दिया गया। क्योंकि सर जी ठीक है, ये बात तो मैं मान गया, लेकिन एक ही जगह पर क्या 14 तत्व आ रहे थे? बेटा, अगर इनके गुणों के मिलने के आधार पर देखा जाए तो एक ही जगह 14 तत्व रखे होने चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखा जाए तो भी हमको लगता है 14 तत्व लगभग यही होने चाहिए। कौन से? छठवें आवर्त में और तीसरे वर्ग में। इस बेसिस पर अगर गुणों की बात करता हूं तो मैं तो लगता है 14 तत्व यही रखेंगे, लेकिन एक ही स्थान पर 14 तत्वों को तो जगह दी नहीं जा सकती, इसलिए हमने इन 14 तत्वों को आवर्त सारणी के कहां रख दिया? नीचे। तो लैंथेनाइड एलिमेंट्स में पहला अगर मैं देखता हूं, अगर मैं देखता हूं अंतः संक्रमण तत्वों में से, तो पहले अंतः संक्रमण तत्व तो कौन से आवर्त से निकाले गए हैं? छठवें आवर्त से और तीसरे वर्ग से। वर्ग भी पूछेगा तो तीसरे वर्ग से। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? सातवें आवर्त में भी पहला तत्व छोड़ दिया जाए, दूसरा तत्व छोड़ दिया जाए, तो तीसरी जगह पर आता है, अगर देखा जाए, एक्टीनियम। और एक्टीनियम के गुणों की अगर तुलना करें तो एक्टीनियम के गुण इसके बाद के 14 और तत्वों से भी मिलते हैं। इसका मतलब एक्टीनियम की जगह 14 और तत्व रखे होने चाहिए। तो आवर्त सारणी में इतनी जगह तो थी नहीं वहां, तो हमने जो एक्टीनियम के बाद के 14 तत्व हैं
इन्हें देखो यहां से निकालकर इस श्रेणी में यहां रख दिया। अब मैं क्या सोचता हूं, अंतर संक्रमण तत्व तो निकाले कहां से गए, बनाए कहां से गए? तो अंतर संक्रमण तत्व तो दो आवर्तों से निकाले गए तत्व हैं, 6वें आवर्त से और 7वें आवर्त से। कोई पूछता है इनकी वर्ग संख्या क्या थी, तो इनकी वर्ग संख्या कितनी थी? 3। तो अगर कभी भी कोई व्यक्ति पूछता है अंतर संक्रमण तत्व कहां पर रखे थे और कहां से निकाल कर लाए गए या इनका स्थान क्या बता रहे हो, तो स्थान देखो ये बताएंगे कि आवर्त सारणी के 6वें और 7वें आवर्त के कौन से वर्गों से? तीसरे वर्ग से 14 तत्व निकालकर आवर्त सारणी के कहां रख दिए गए हैं? बाहर। इन्हीं तत्वों को हम क्या कहते हैं? अंतः संक्रमण तत्व, या ऐसे ही तत्वों को बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। कायदे से 14 के 14 तत्व यहां होने चाहिए और नीचे वाली सीरीज के 14 तत्व यहां रखे होने चाहिए। लेकिन बेटा आवर्त सारणी में इतनी जगह अवेलेबल नहीं थी कि सारे एलिमेंट्स को आवर्त सारणी के उसी आवर्त के उसी वर्ग में रख दिया जाए। 6वें आवर्त के तीसरे वर्ग में रख दिया जाए, 7वें आवर्त के तीसरे वर्ग में रख दिया जाए, इतनी जगह नहीं थी। तो वैज्ञानिकों ने उन 14 तत्वों को स्थान देने के लिए वहां से एलिमेंट्स को निकालकर एक अलग सीरीज में रखना स्टार्ट किया, एक अलग सीरीज में रखना स्टार्ट किया। और इस प्रकार से अलग सीरीज में रखे गए तत्वों को ही कहते हैं एफ ब्लॉक के तत्व। तो ये इंफॉर्मेशन भैया जहां गलत लगे तुमको तुरंत हमको बताना। तो देखो कहां कहां से 6वें व 7वें आवर्त के तीसरे, ऐसा लिख लेते हैं, के तीसरे, अरे तीसरे वर्ग से बेटा कितने कितने एलिमेंट्स निकाले गए? 14 तत्व। 14 तत्वों को 14 तत्वों को आवर्त सारणी के नीचे रखा गया है। ये बेटा उस क्वेश्चन का भी आंसर जब आपसे पूछा जाएगा एफ ब्लॉक के तत्वों को आवर्त सारणी में कहां स्थान दिया गया है, आप ये बात लिख करके आओगे, आवर्त सारणी के नीचे रखा गया है। इन तत्वों को ही एफ ब्लॉक तत्व कहते हैं। तो ये परिभाषा हो गई उस जगह पर कि एफ ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं, और ये उस क्वेश्चन का भी आंसर हो गया कि एफ ब्लॉक के तत्वों को आवर्त सारणी में आखिर रखा कहां गया है। आप ये बात बता करके आओगे। आप ये भी लिख सकते थे कि आवर्त सारणी के नीचे 2 श्रेणियों में रखा गया है, लेकिन आप ये भी आंसर दे के आओगे, बेटर रहेगा। एक और चीज पूछ लेता है, आवर्त सारणी में जो ये एलिमेंट रखे हैं इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानते हो? जो आवर्त सारणी में 6वें और 7वें आवर्त से निकाल दिए गए हैं और उनको बना दिया गया है एफ ब्लॉक एलिमेंट, उन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझते हो क्या होता है? तो उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बताने के लिए आता है। देखो कैसे लिखेंगे, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और बेटा इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में ध्यान रखने वाली बात है, देखो इस बात को तो बहुत अच्छे ढंग से याद रखो। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-2 f 0 से लेकर 14। मैं बताता हूं अभी आखिर ये क्यों लिखा गया है, इसको पहले नोट कर लेते हैं फिर इसको बताते हैं आखिर ऐसा क्यों लिखा गया। n-1 d 0 से 10 ns 1 से 2, ये होता है। आगे कहते हैं ये उसका ऊपर वाले का सेंटेंस था, इतना होता है। देखो इसका इस प्रकार से बोलते हैं, कहता है इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस प्रकार का होता है। उस इस प्रकार का समझो बेटा, जब हम इस सारणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे होंगे
अर्थात ये प्रथम जो स्टार लगा इस लाइन के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे होंगे। तो जानते हो n की जगह पर आएगा 6, और 6 क्यों आएगा? क्योंकि ये तत्व कौन से आवर्त से निकाले गए? छठवें आवर्त से। तो अगर ध्यान देने वाली बात है तो 6s 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे उनमें। जब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो किसी किसी तत्व में s में 1 इलेक्ट्रॉन होगा और किसी किसी वाले s में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2, क्योंकि ये 14 एलिमेंट हैं। किसी में 1 भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, किसी में 2 भी हो। और आप जानते भी हो s और में 1 और 2 कब होगा? जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी हो रहा होगा बगल वाले का, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन निकाल के अपने से पहले वाले को नहीं दे देता, उस कैटेगरी में 1 हो जाएगा, बाकी कैटेगरी पे 2 रहेगा। और भी ध्यान देना है, अगर n की वैल्यू 6 रखी है तो उससे n-1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5d02 कितना हो जाएगा? 10। अर्थात 6s में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन जो 5d होगा उसके पहले, उसमें से इलेक्ट्रॉन 0 से लेकर कितने हो सकते हैं? 10। 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 3 4 5 6 7 8 9 10 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। पूछता है सर जी f का क्या है? और पीछे चले आओ बेटा। अगर n का मान 6 था तो n-1 का मान 5 हो गया और n-2 का मान कितना हो गया? 4। तो 4f, और f में इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 0 से लेकर 14 इतने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 और डैश डैश। ये वैल्यू कहां तक जा सकती है? 14 तक जा सकती है। तो अगर मैं देखता हूं तो पहली सीरीज का, छठवें आवर्त वाली सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसा होता है। कहेगा सर जी निकालेंगे कैसे हम इस बात को? बेटा कुछ भी निकालने का तरीका दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। n की वैल्यू केवल कितना रख दीजिए? 6। ऊपर वाली सीरीज का आ गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इन तत्वों का। पूछे नीचे वाले तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना आना है, तो तुमको ये बात पहले से पता होना चाहिए। ये नीचे वाली सीरीज कौन से आवर्त से निकाली गई? छठवें की 7वें? तो तुम्हें n की वैल्यू कितना रखना होगा, और जैसे n की वैल्यू 7 रखोगे आपको इस नीचे वाली सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाएगा। अब इसमें से भी ध्यान देते हैं, अगर आप यहां से चाहे देख लें और चाहे आप यहां से देख लें, कोई भी पूछता है, मतलब दोनों में से कहीं से भी देख सकते हो आवर्त सारणी। अब पूछेगा सर जी लास्ट के इसके कितने उपकोष खाली रहते हैं, या इसके लास्ट के कितने उपकोष पूरी तरीके से नहीं भरते हैं? तो बेटा लास्ट के छठवां नहीं भरा, पांचवां नहीं भरा, चौथा नहीं भरा, पूरी तरीके से कौन कौन से भरे हैं? पहला, दूसरा, तीसरा। लास्ट के कितने उपकोष पूरी तरह से नहीं भरे हैं? 1 2 3। और क्योंकि ऐसे तत्वों के या इन तत्वों की लास्ट से 3 कक्षाएं पूरी तरह से नहीं भरी होती, अर्थात खाली होती हैं, इसलिए हम ऐसे तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, क्योंकि इनकी लास्ट की 3 कक्षाएं खाली होती। खाली का मतलब ऐसा मत समझ लेना कि एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, खाली का मतलब है पूरी तरीके से भरी नहीं होती। तो लास्ट की 3 कक्षाएं इस वाली सीरीज पर बात करेंगे, छठवीं, पांचवीं और चौथी कक्षा पूरी तरीके से नहीं भरी होती। अगर इस लास्ट वाली सीरीज की बात करते, n का मान 7 रख देते, तो कौन कौन सी क्लास पूरी तरीके से भरी नहीं होती? 7वीं, 6वीं और 5वीं। कुल मिला के इन तत्वों में लास्ट की 3 कक्षाएं खाली होती हैं, या 3 कक्षाएं पूर्ण रूप से नहीं भरी होती हैं, और 3 कक्षाओं के पूर्ण रूप से ना भरे होने के कारण हम लोग इनको एक और नाम से जानते हैं, अंतः संक्रमण तत्व। और यह भी ध्यान दे लेना, ये n की वैल्यू 6 कब रखनी है, 7 कब रखनी है, जान रहे हो ना। अगर ऊपर वाली सीरीज पर जाना है तो n की वैल्यू कितना रख देना? 6। और नीचे वाली सीरीज पर वर्क होगा तो n की वैल्यू 7। थोड़ा सा ध्यान रख लेना इस बात को। अब मैं इस बात को भी मिटा रहा हूं, ठीक है? रख लिया है याद? इसका जैसे मैं पूछता हूं f ब्लॉक का तत्व है, एक बात तो कंफर्म है, अंतिम इलेक्ट्रॉन f वाले में ही आया होगा। तो इस सीरीज का जो मैं पढ़ रहा हूं, छठवें आवर्त वाले तत्वों का या पहली अंतः संक्रमण श्रेणी का अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सी उपकोष में प्रवेश पाता है? 4f। अच्छा यार ये बताओ, इस अंतः संक्रमण श्रेणी का अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f में प्रवेश पाना चाहिए कि 5f में प्रवेश पाना चाहिए? 5f में, लेकिन उसको तैयार रखेंगे, अभी जरूरत पड़ने वाली है, ये चीज मिटाते हैं। पहली बात तो ये बताते हैं अंत की कितनी कक्षाएं इसकी पूरी तरीके से भरी नहीं होती हैं? 3।
तो अगले नंबर पर इनकी अंत से 3 कक्षाएं पूर्ण रूप से भरी नहीं होती, भरी नहीं होती हैं, अतः इन्हें अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। देखो एक और बात बताते हैं, शायद आप इससे और भी अच्छी तरीके से जान पाओ। जो मेरा मानना है, आप अंतः संक्रमण तत्वों को बार बार रटने से थोड़ा सा फ्री हो जाओगे। अच्छा जरा देखते हैं, मैं थोड़ी सी बात करता हूं। इसकी लास्ट की कितनी कक्षाएं खाली थी? 3। पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी, चौथी, 5वीं और 6वीं। अच्छा जगह बता दें। हाँ बेटा हट जाओ आगे से, उधर से। उसमें होता क्या है मेनली, हाँ इसको बंद कर दें। लास्ट से जो 3 कक्षाएं खाली होती हैं, देखो मतलब ये तो क्लासेस फुल फिल्ड हैं और जो क्लासें पूरी तरीके से भरी हैं, एक बात तो पहले से कंफर्म है, इन क्लासेस के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन अर्थात आदान प्रदान नहीं हो सकता है। अगर मैं कहता हूं ये अपनी क्लास से इलेक्ट्रॉन भी निकालेगा भी, तो ये क्लास लेने को नहीं तैयार है। फुल फील्ड का अर्थ ही ये पूरी तरीके से भरी है। तो अब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर इन 3 क्लासेस के बीच में हो सकता है। तो ये तो पहले से भी है कि बाहरी कक्षा तो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर में हिस्सा लेती ही रही है। हर एक एलिमेंट की बाहरी कक्षा तो इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर लेती ही है। जब भी कभी इलेक्ट्रॉन त्यागना होता है, आपको खुद पता है कौन सी कक्षा से त्यागते हो, बाहरी कक्षा से। लेकिन इस कंडीशन में आप क्या देखते हो, अंदर की क्लासेस भी पूरी तरीके से नहीं भरी हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अंदर की क्लासेस के बीच भी त्यागा जा सकता है और ग्रहण किया जा सकता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉन का संक्रमण अंदर की कक्षाओं पर हो सकता है, इंटरनल क्लासेस पे हो सकता है, आंतरिक कक्षाओं पर हो सकता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर या संक्रमण आंतरिक कक्षाओं पर हो सकता है, ऐसे तत्वों का नाम दिया गया अंतः संक्रमण तत्व। अंदर की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कर सके। इस बाहर कक्षा में तो सभी एलिमेंट करते हैं, ये तो सबका काम है कि बाहर के तत्व या बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो त्यागे जाने और ग्रहण करने में यही की हिस्सा लेते हैं। क्योंकि सर जी हमको तो ये बात भी पता नहीं चल पा रही, पता हो जाएगी। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,7। अगर आप इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण भी करता है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है, 2,8,8। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जब भी आपने ग्रहण किया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में लास्ट सेल में ही तो इलेक्ट्रॉन आए। शुरुआत में 2 थे भैया, ये तो 2 बने रहे, 8 थे 8 बने रहे। इलेक्ट्रॉन कौन सी क्लास पे आए, लास्ट क्लास पे आए। तो बाहर वाली जो कक्षा थी वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर में तो हमेशा हिस्सा ले रही थी, लेकिन इसके अंदर की कक्षाओं ने मैंने जल्दी से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होते नहीं देखा। लेकिन जिन तत्वों में अंदर की क्लासेस भी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर में हिस्सा लेने लगे, अर्थात संक्रमण अंदर की भी कक्षाओं पर हो रहा है। और जब अंदर की कक्षाओं पर संक्रमण होता है, अंतः संक्रमण तत्व कहलाता है। मेनली रीजन ऐसा कुछ होता है। बाकी अब इस बात को तो हम बता नहीं सकते, या डिफिनेशन के तौर पे पूरा नहीं लिखना ठीक रहेगा। अंदर की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है और उसी चीज को आप शॉर्ट फॉर्म में कुछ इस प्रकार से बता देते हो। ट्रांसफर में लिखते हो आप बस इतना बता देते हो कि पूरी तरीके से भरी नहीं है। और जब पूरी तरीके से भरी नहीं, इसका मतलब यहां पर ट्रांसफर हो सकता है, इलेक्ट्रॉन लाए भी जा सकते हैं और इलेक्ट्रॉन निकाले भी जा सकते हैं, इसलिए ऐसा कुछ लिख दिया जाता है। अच्छा एक और नंबर पे
एक और बात लिखेंगे, कहता है इसका विभेदी इलेक्ट्रॉन, आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, n-2 में जाएगा कि n-1d में जाएगा कि ns में जाएगा। तो इस बात को भी लिखते हैं, इन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन, बेटा अंतिम इलेक्ट्रॉन को एक नाम से और जानते हैं, विभेदी इलेक्ट्रॉन। अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन ना लिख सके, विभेदी इलेक्ट्रॉन लिखें। विभेदी इलेक्ट्रॉन n-2f उपकोष में प्रवेश पाता है, उपकोष में प्रवेश पाता है। तो यह भी पता चल गया कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो n-2f उपकोष में प्रवेश पाता है। एक बात आप इसको याद रखोगे, मैं तो कहता हूं ये वाली जो बात है इसका यूज आएगा भी जब हम लोग इन दोनों सीरीज को अलग अलग पढ़ेंगे। ये दोनों ही बातें, ये वाली बात यूज में आएगी। n-2f का पूछेंगे हम, n की वैल्यू यहां क्या रहेगी या n-2 की वैल्यू क्या आएगी, तो उस समय आपको ध्यान रखना है। फिलहाल आप यहां पर फॉर्मूला तैयार रखोगे। अगले नंबर पर आ जाता है, पूछ लेता है, कहता है अंतः संक्रमण तत्वों को कितनी श्रेणियों में डिवाइड किया गया है, 2 श्रेणियों में। तो ये बात भी लिखते हैं, अंतः संक्रमण तत्वों को 2 श्रेणियों, अंतः संक्रमण तत्वों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। कहता है अंतः संक्रमण श्रेणियों को अंतः संक्रमण तत्वों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। सब लिख सकते थे कि एफ ब्लॉक एलिमेंट को 2 भागों में बांटा गया है। और वो 2 श्रेणियां कौन सी हैं, तो उन श्रेणियों को देखो, लिखते हैं। 2 श्रेणियों में बांटा गया है। नंबर 1 लैंथेनाइड श्रेणी, या कुछ लोग इसको लैंथेनोन सीरीज भी कहते हैं, लैंथेनोन सीरीज भी कहते हैं। और इस सीरीज को लिखने का जो सिंबल है, अर्थात इस पूरी सीरीज को, जैसे या तो हम लिखते घूमे लैंथेनाइड श्रेणी, लैंथेनोन सीरीज, और या हम कुछ ना लिखना चाहें तो बस इतना लिख दें LN। इसका अर्थ ही होता है लैंथेनाइड श्रेणी की बात कर रहा है। और लैंथेनाइड श्रेणी बेटा ये ऊपर वाली श्रेणी है जो वर्ग आवर्त नंबर 6 से काट के लाई गई थी नीचे। दूसरी सीरीज पर बात करेंगे। दूसरी सीरीज कौन सी है, एक्टिनाइड श्रेणी। कोई पूछता है इसको और भी नाम से जानते हैं, एक्टिनोन सीरीज। और बेटा एक्टिनोन सीरीज को AN से लिखते हैं। मतलब मैं क्या कहता हूं, दोनों सीरीज को शॉर्ट फॉर्म में निकाल करके बना लिया गया है। और भी अगर इंफॉर्मेशन इन्हीं के बाद लिखना चाहते हो तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अपने मन से बढ़ा सकते हो। कुल मिला के मैं क्या सोचता हूं, जनहित में जारी कर सकते हो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। क्या इंफॉर्मेशन जारी कर सकते हो, ये जो श्रेणी है ऊपर वाली कौन से आवर्त से निकाली गई है, 6वें आवर्त, और वर्ग संख्या कितनी, 3। तो ये आवर्त सारणी 6वें आवर्त और तीसरे वर्ग से ली गई है। बेटा नीचे वाली आवर्त सारणी का कुछ अंदाजा लगता है, कौन से आवर्त, 7वें आवर्त और दूसरे वर्ग से ली गई। फिलहाल इंफॉर्मेशन लिखने का तो मेरे पास बहुत सारा है, एक काम करेंगे इसको नोट करेंगे और फिर बाकी की इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। इसको जल्दी से नोट कर डालो भैया। जो भी बातें इस सीरीज के अंतर्गत हम लोगों को समझ लेनी चाहिए उनको लिखते हैं। जैसे मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले इन तत्वों का, अब देखो क्या है, अभी तक जो इंफॉर्मेशन लिख रहे थे पूरे एफ ब्लॉक के तत्वों का लिख रहे थे। अब जो इंफॉर्मेशन लिखेंगे केवल और केवल लैंथेनाइड सीरीज का। अब टोटल एफ ब्लॉक से मतलब नहीं, एक्टिनाइड सीरीज जो है वो कल परसों तक पढ़ेंगे। आज केवल लैंथेनाइड सीरीज और कल केवल लैंथेनाइड सीरीज। ये 2 दिन लैंथेनाइड सीरीज की भैया बड़ाई करनी है आप लोगों को।
या उसके बारे में बातें बतानी है, एक्टिनाइड इसके बाद में रहेगा। और एक्टिनाइड के बताते ही भैया चैप्टर भी खत्म है। तो क्या लिखता है, इन तत्वों का विभेदी का मतलब जान पाए ना, अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में प्रवेश पाता है। अब कोई बच्चा ये हो सकता है ये ना समझ पाए 4f क्यों लिख दिया, 4f उपकोष में प्रवेश पाता है। देखो बेटा शायद समझ जाएं आप। अच्छा यार ये बताओ, मैंने लिखा था लास्ट में अंतः संक्रमण तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2f में जाता है ना, मैंने वहां लिखा था अंतः संक्रमण तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2f में जाता है, और लैंथेनाइड के केस में मैंने लिख दिया कि 4f उपकोष में जाता है। तो बेटा सेम कैटेगरी में चीज लिखी है। अच्छा बताओ, ये छठवें आवर्त से निकाला गया था ना, तो n की वैल्यू कितनी होती, 6 में से 2 घटाते 4 और साथ में f लिखा है, इसका मतलब बिल्कुल ही सही लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इसका मतलब 4f वाली बात समझ पाए ना, छठवें आवर्त से लिया गया था तो n की वैल्यू 6 रख दी, 2 घटा के 4 बना लिया, 4f कोश में प्रवेश पाता है। एक बात और लिखेंगे जो मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है, कहता है आखिरी श्रेणी का नाम लैंथेनाइड श्रेणी क्यों रख दिया, आपके पास बहुत सारे तत्व थे, आपके पास बहुत सारे रीजन थे, आपने लैंथेनाइड ही क्यों रख दिया। तो सुनते हैं, इसका पहले रीजन लिख लेते हैं और समझते हैं, फिर इसके बाद कहता है इस श्रेणी में आने वाले तत्व लैंथेनम का प्रतीक होता है La से गुणों में समानता, रखते हैं, गुणों में समानता रखते हैं तथा ये सभी तत्व लैंथेनम के बाद आते हैं। अतः तत्वों की इस श्रेणी को इस श्रेणी को लैंथेनाइड श्रेणी कहते हैं। ये बेटा बहुत पूछता है, कहता है आपने इस श्रेणी का नाम लैंथेनाइड श्रेणी ही क्यों रखा है। तो देखो इसके 2 रीजन मुझे जो समझ में आए, और मुझे क्या समझ में आया, सभी को यही समझ में आएंगे, आपको भी वही समझने, इसके पहले भी लोगों ने वही समझे हैं। क्या कहता है, देखो सीरीज में बताता हूं, सीरीज में लैंथेनम नामक तत्व तो नहीं रखा गया है, लेकिन सीरीज में एलिमेंट कहां से रखे गए हैं, सीरियम से, और सीरियम से स्टार्ट किए गए एलिमेंट, और लास्ट में एलिमेंट कौन सा रखा गया, ल्यूटीशियम रखे गए, तो ये गए तत्व। लेकिन ये भी मैंने देखा कि पहला रीजन आप इसने सीरीज को लैंथेनाइड क्यों कह दिया, क्योंकि ये जो तत्व है सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक, ये तत्व सारे के सारे तत्व किसके बाद आते हैं, लैंथेनम, क्योंकि ये तत्व लैंथेनम के बाद से स्टार्ट होते हैं, इसलिए मैंने इस सीरीज का नाम लैंथेनाइड सीरीज रख दिया लैंथेनम के नाम पर। एक तो रीजन ये रहा। दूसरा क्या कहता है, इस सीरीज में सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक के जितने भी एलिमेंट हैं, सारे के सारे एलिमेंट के जो गुण हैं वो लैंथेनम नामक तत्व से मिलते हैं, अर्थात जो गुण लैंथेनम के हैं वही इन सभी तत्वों के। तो ये दूसरा रीजन था, क्योंकि मुझे सारे तत्वों के गुण लैंथेनम से मिल रहे हैं,
इसलिए मैंने इस सीरीज का नाम रख दिया लैंथेनाइट। भैया ये भी ध्यान रखना, हमने इस सीरीज का नाम नहीं रखा। जो आप समझो मैंने इस सीरीज का नाम रख दिया, तुम कह रहे हो सर जी आप ही ने आवर्त सारणी बनाई है, ऐसा कुछ भी नहीं। इसीलिए इस सीरीज का नाम रखा गया लैंथेनाइट सीरीज। इसके दो स्ट्रॉन्ग रीजन इस प्रकार से थे। पहला रीजन मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। पहला रीजन ये था कि ये जो तत्व थे लैंथेनम के बाद आते हैं, इसलिए लैंथेनाइट सीरीज बोल दी गई। दूसरा, ये सारे के सारे तत्व बिल्कुल वैसा ही बिहेवियर करते हैं जिस प्रकार का बिहेवियर या जिस प्रकार का व्यवहार कौन करता है, लैंथेनाइट। इन दोनों स्ट्रॉन्ग रीजन की वजह से भैया मैंने इसको लैंथेनाइट सीरीज ही नाम दिया। अब लैंथेनाइट सीरीज में एक बात बेटा आपको और पता होना चाहिए, लैंथेनाइट सीरीज स्टार्ट कहां से हुई, खत्म कहां पे, भैया ये दो चीजें पक्का होनी चाहिए। तो लैंथेनाइट सीरीज मैंने बोला था लैंथेनम के बाद से स्टार्ट हुई थी, अर्थात सीरियम से स्टार्ट हुई। यह श्रेणी सीरियम, और बेटा सीरियम का परमाणु क्रमांक जानते हो कितना होता है, 58। हालांकि परमाणु क्रमांक आपको बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है, याद कर लोगे तो ठीक है, से लेकर ल्यूटीशियम 71 तक होती है। और जैसे कभी इच्छा हो मन में कि बीच में कौन सा तत्व आ गया, लैंथेनम के बाद सीरियम से उठाया इस सीरीज को, वहां पे खत्म किया ल्यूटीशियम, तो बेटा ऊपर नाम लिखे हैं, पढ़ लेना अपना कभी, लेकिन फ्री माइंड पे पढ़ना इनके नामों को, है ऐसे ना पढ़ लेना। हालांकि कोई विशेष बहुत जरूरत नहीं कि उस तत्व के नाम बिल्कुल सब चीजें आपको पता ही हो, पता बस इतनी चीज होनी चाहिए जो मैं नीचे लिख रहा हूं। मैं लिखता नहीं तो आप ये भी ना जान पाते सर जी कौन सा एलिमेंट बीच में आया, कम से कम इसको तो देख पाएंगे हम ऊपर सीरीज में से कि कौन सा एलिमेंट कहां पर आया। एक बात और रखेंगे इसमें, कहता है इस सीरीज में कितने तत्वों को स्थान दिया गया है, तो आप बताओगे इस सीरीज में 14 तत्वों को स्थान दिया गया है। इस श्रेणी में 14 तत्वों को स्थान दिया गया है। एक बात और याद रखोगे, इस सीरीज में रखे लगभग सभी तत्व धातुएं हैं। इस श्रेणी में रखे लगभग सभी तत्व धातु हैं। आप इस बात को भी याद रखोगे। एक और चीज याद रख सकते हो, इन तत्वों की वर्ग संख्या, कहोगे सर ये वर्ग संख्या तो हम लिख चुके हैं, हाँ बेटा बिल्कुल लिख चुके हो, लेकिन इसमें से थोड़ी नई बात और लिखेंगे। इन तत्वों की वर्ग संख्या 3 होती है, अतः इनकी संयोजकता भी 3 होती है। अतः इनकी संयोजकता भी 3 होती है। ये वाली बात बेटा काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। क्या है कि अभी आगे रिएक्शन करवाने होगी ना, तो आप इन बातों का बहुत अच्छे ढंग से याद रखोगे। मैं पूछूंगा लैंथेनम की, भाई क्या है किसी भी पदार्थ ने किसी दूसरे पदार्थ से अभिक्रिया करके कंपाउंड बनाया, ये बात इस बात पे डिपेंड करता है कि आप दोनों तत्वों की संयोजकता तो जानते हो। जैसे लैंथेनाइड में से किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या, जैसे लैंथेनाइड तत्वों को कैसे लिखते हो, Ln से। मुझे मालूम है इसकी संयोजकता कितनी है, 3। हम पूछेंगे लैंथेनाइड के ऑक्साइड का फॉर्मूला कितना होगा, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2। कम से कम आप बता तो पाओगे कि सर जी क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, Ln2O3। लैंथेनाइड के ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Ln2O3। कहोगे सर Ln की जगह में क्या रखें, भैया कोई भी तत्व उठा के ले आओ। किसको रखना चाहिए, ल्यूटीशियम रखना चाहते हो, ल्यूटीशियम लिखोगे तो क्या हो जाएगा, Lu2O3। इसकी जगह पे और भी कोई तत्व रखना चाहो, प्रोमीथियम रख लीजिए, Pm।
तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, PM2O3। आप कम से कम वैलेंसी के बेसिस पर आप ये तो बता सकते हो फॉर्मूला क्या बनेगा। तो नॉर्मल सी बात है कि जब भी किसी तत्व की आपको वर्ग संख्या पता होती है, आप वैलेंसी को आसानी से निकाल सकते हो। वर्ग संख्या 1 के तत्वों की संयोजकता 1, वर्ग संख्या 2 के तत्वों की संयोजकता 2, और वर्ग संख्या 3 के तत्वों की संयोजकता 3, और वर्ग संख्या 4 में रखे तत्वों की संयोजकता 4। तो इस प्रकार से वैलेंसी आप आसानी से निकाल सकते हो। एक और बात लिख सकते हैं कि लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, क्योंकि सर जी अभी तो पढ़ा था, वो लैंथेनाइड एक्टिनाइड दोनों का एक साथ पढ़ा था, अब लैंथेनाइड का अकेले पढ़ेंगे। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बेटा इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 4f1 to 14, f5 5d 0 to 10, 6s1 to 2। रुक जाते, इसको मिटा देते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछेगा, देखो इसमें रख दिया वैल्यू, पिछली बार n पर बेस्ड दिया था, अब n नहीं रख सकते क्योंकि आपको पता है कि लैंथेनाइड सीरीज 6वें आवर्त से निकाली गई। n का मान 6 रख दो और सीरीज बना डालो। आपको सर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके दिखाना है, कभी मत करके दिखाना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाने का मतलब यही चीज मांग रहा है, और अपने मन से जबरदस्ती इस बात को लिख करके ना जाना कि सर जी अब हम पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, सीरियम का अलग करेंगे, प्रोमीथियम का अलग करेंगे, ल्यूटीशियम का, किसी का अलग करने के चक्कर न पड़ो। बस यही चीज पूछ ही रहा है केवल एक लाइन। तो आपको बहुत सारी चीजें ना याद रख के केवल एक चीज याद रखनी है। एक काम करते हैं, जल्दी से इसको नोट करते हैं। फिर लिखा हुआ है, कहता है लैंथेनाइड तत्वों की परमाणु त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या के बारे में आपको बताना है। देखो परमाणु त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या सभी जानते हैं क्या होता है। किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक से उस परमाणु के बाहरी कक्षा के बीच की दूरी। जैसे मैं क्या सोचता हूं, मेरे पास एक एटम है, ये नाभिक है, और उस नाभिक के चारों ओर बहुत सारी वृत्ति कक्षाएं बनी है। मैं अब पूरी वृत्ति कक्षा नहीं बना रहा हूं, मैं इतना इस बना रहा हूं केवल। पहली कक्षा, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये 5वीं, और ये कौन सी हो गई, 6वीं कक्षा हो गई। कभी सारी 6 कक्षाएं क्यों बनाई, 6 क्लासेस इसलिए बनाई है क्योंकि लैंथेनाइड श्रेणी में 6वें आवर्त से लिया गया था। इसका मतलब हर लैंथेनाइड श्रेणी में 6 कक्षाएं तो होंगी, इसलिए लैंथेनाइड को समझने के लिए 6 कक्षाओं को बताना जरूरी था। अब कहता है परमाणु त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या क्या होती है। भैया परमाणु त्रिज्या यानी त्रिज्या होती है इस नाभिक से इसकी आउटर मोस्ट सेल के बीच की दूरी। इस डिस्टेंस को ही कहते हैं परमाणु त्रिज्या। एक बात तो बिल्कुल कंफर्म है, अगर ये लास्ट की सेल हटा दी जाए तो परमाणु की त्रिज्या जो वहां से नापी जा रही है यहां से नापी जाएगी, अर्थात परमाणु त्रिज्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन लास्ट सेल आदमी समाप्त कब करेगा, जब लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन नहीं बचेंगे, तभी तो हम लास्ट सेल नहीं बनाएंगे। और लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कब नहीं बचेंगे, जब लैंथेनाइड तत्व परमाणु, लैंथेनाइड तत्व का परमाणु इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, त्याग देगा। और त्याग देगा तो फिर वो परमाणु नहीं कहलाएगा, आयन कहलाएगा। और जब वो आयन कहलाएगा तो उसकी त्रिज्या को फिर परमाणु त्रिज्या नहीं कहेंगे, आयनिक त्रिज्या। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर ये बात एक ही लाइन में आपको समझ में आ गई है, अच्छी तरीके से जान लो, परमाणु त्रिज्या लैंथेनाइड्स में परमाणु त्रिज्या ज्यादा होती है और आयनिक त्रिज्या होती है कम। क्या सर इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी तो कर सकता है, मैं बिल्कुल मानता हूं, लेकिन लैंथेनाइड धातु है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, त्यागेंगे। अगर त्यागेंगे तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं। और इलेक्ट्रॉन त्याग दिया अगर लास्ट सेल, तो ये क्लास हो गई खत्म, क्लासेस हो गई 5, अर्थात नाभिक के बाहरी कक्षा के बीच की दूरी अब तो कम हो गई है। एक बात पक्का कंफर्म रखना, लैंथेनाइड तत्वों में जो परमाणु त्रिज्या होती है वो ज्यादा होती है और आयनिक त्रिज्या होती है वो कम होती है। एक तो ये बात समझ लेनी है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट नेचर क्या है, अगर लैंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं चलें, अर्थात सीरियम से किसकी ओर चलें, ल्यूटीशियम की ओर चलें, तो यह पाया जाता है कि तत्वों की परमाणु त्रिज्या लगातार घटने लगती है।
परमाणु त्रिज्या घटने का मतलब है त्रिज्या घटेगी तो आकार भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इस घटना को कहते हैं लैंथेनाइड संकुचन या लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी इसको कहते हैं। तो सबसे पहले इसी घटना को लिखेंगे, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है, और फिर इस बात को बताते हैं आखिर लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का रीजन क्या हो सकता है। क्यों क्लासेस हमने बाएं से दाएं जब पढ़ा तत्वों को, आखिर क्यों उनकी परमाणु त्रिज्या या आयन की त्रिज्या क्या होने लगी, कम, तो उसके रीजन को जानेंगे, क्योंकि रीजन की डिमांड भी बहुत रहती है। तो पहली बात तो जो नहीं लिखा रहे, लिखा दी वो वाली बात, क्या परमाणु त्रिज्या का मान हमेशा कौन सी त्रिज्या से ज्यादा होता है, आयनिक। और वैसे तो भी ये भी बहुत पहले क्वेश्चन हो चुका है फर्स्ट ईयर में कि सोडियम की त्रिज्या सोडियम के आयन से ज्यादा होती है, वहां भी ऐसा हो चुका है। बाकी ऐसा नंबर आगे लिखा देंगे, समझने वाली बात ये रही। हाँ, अब इसको लिखते हैं कैसे, यहां से स्टार्ट करते हैं। लैंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं चलने पर तत्वों की परमाणु या आयनिक त्रिज्या में कमी आती है, क्योंकि परमाणु या आयनिक त्रिज्या में कमी आती है अतः परमाणु का आकार घटने लगता है। अतः परमाणु का आकार घटने लगता है। और जब परमाणु के आकार घटने लगा तो परमाणु के आकार के घटने की ही प्रक्रिया को कहते हैं लैंथेनाइड संकुचन। घटने लगता है, इस घटना को ही लैंथेनाइड संकुचन, या बेटा संकुचन नहीं कहता तो एक और नाम देखो इसका है आकुचन कहते हैं। अब इसमें से बात, अब कभी कभी इसका कारण पूछ लेता है, देखो तो भैया मैं एक कारण बता रहा हूं, इसका कारण क्या हो सकता है लैंथेनाइड संकुचन। आखिर क्यों बाएं से दाएं चलने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या जो है वो लगातार घटने लगी। अब इस कारण को भी सुनो। अच्छा ये तो जान, देखो ऐसे कुछ पढ़ते हैं समझते हैं। स्टार्ट हुआ सॉरी कहां से स्टार्ट हुआ था, सीरियम से। सीरियम परमाणु क्रमांक कितना था, 58। समझना, और ना समझ पाए समझ लो, यहीं अंदर समझ लो, दरवाजा बंद करके पहले तोड़ाई, और जब समझ जाओगे फिर जाने देंगे। और खत्म कहां से हुआ, ल्यूटीशियम 71 पे। भैया सारे के सारे राज यहीं छिपे हैं बस। अच्छा जब स्टार्ट हुआ था परमाणु क्रमांक कम था, खत्म हुआ परमाणु क्रमांक क्या हो गया, ज्यादा। लेकिन एक बात रही, सब यहां से लेकर यहां तक जितने भी तत्व थे सबके कक्षाओं की संख्या सेम थी, कक्षाओं की संख्या सब में 6 थी। अब हुआ क्या, 58 का मतलब इसके नाभिक में 58 प्रोटॉन है, वो कक्षाओं को अपनी ओर क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। ताकत का अंदाजा हो गया ना तुम लोगों को। 58 प्रोटॉन नाभिक में उपस्थित रहकर नाभिक के चारों ओर बनी कक्षाओं को अपनी ओर क्या करते हैं, खींचते हैं। और खींचने का मतलब ये कक्षाओं को अगर अपनी ओर खींचेंगे तो कक्षाओं का आकार कैसा होगा, छोटा। ये 58 वाले का हो गया। यहां नाभिक में कितने प्रोटॉन है, 71 प्रोटॉन नाभिक में उपस्थित रहकर उसके चारों ओर की कक्षाओं को अपने अंदर की ओर खींचते हैं। बस आप इतनी बात बताना, खिंचाव ज्यादा कहां पर है, 58 में कि 71 में। इसका मतलब है 71 वाले में खिंचाव ज्यादा है, आकार कैसा हो जाएगा, छोटा।
तो वही तो मैं कह रहा था कि बाएं से दाएं चलने पर आकार कैसा हो जाएगा, छोटा। लेकिन अगर किसी बच्चे ने बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रखी है, अच्छे ही लेवल में उसने पढ़ाई कर रखी है, तो इसका विरोध भी वो जानता है। कहता मैं मान गया सर जी कि बाएं से दाएं चलने पर नाभिक का चार्ज बढ़ गया, और नाभिक का चार्ज बढ़ने के कारण कक्षाओं का आकार छोटा हो गया। तो कहता लेकिन सर जी एक और बात थी, यहां तो NS था या 6S था, यहां पर 5D था, यहां पर 4F था। कहता है 4F के इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इन दोनों कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन को बाहर की ओर भी तो धक्का दे रहे होंगे। क्यों? 4F पे जो इलेक्ट्रॉन बैठे हैं उन पर कैसा आवेश है, ऋण। 5D पर भी जो इलेक्ट्रॉन बैठे हैं उन पर भी कैसा आवेश है, ऋण। और 6D पर भी जो 6S पर जो इलेक्ट्रॉन बैठे हैं उन पर भी ऋण आवेश है। तो क्या ये 4F वाले इलेक्ट्रॉन क्या इनको बाहर की ओर धक्का नहीं दे रहे होंगे? हमने पूछा बेटा ये कैसे जान गए? कहते सर जी कुछ दिन पहले परिरक्षण प्रभाव आपने पढ़ाया था, और यही था परिरक्षण प्रभाव कि इंटरनल क्लासेस के इलेक्ट्रॉन आउटर सेल के इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, धक्का देते हैं, जिससे आउटर क्लास नजदीक ना आकर कहां हो जाती है, दूर हो जाती है। तो बेटा इस जगह बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका, लेकिन इस बात को भी थोड़ा सा समझेंगे। नाभिक के द्वारा जो खिंचाव है वो ज्यादा तेजी से बढ़ता है, और जो परिरक्षण प्रभाव है अर्थात कक्षाओं को बाहर ढकेलने का जो क्षमता है ये बहुत धीमे बढ़ती है। तो प्रभाव किसका माना जाएगा? जो प्रभाव ज्यादा इफेक्ट डाल रहा है, ज्यादा तेजी से उत्पन्न हो रहा है। तो नाभिकीय आवेश तीव्र प्रभाव डालता है, बहुत तेजी से प्रभाव डालता है, और जो परिरक्षण प्रभाव है वो बहुत धीमा प्रभाव डालता है। अगर याद कर सकते हो, या तुम्हें ऐसा लगता है सर जी हम थोड़ा सी बातें जानना चाहते हैं, सबसे धीमा परिरक्षण प्रभाव F का होता है, सबसे कमजोर परिरक्षण प्रभाव अर्थात F सबसे कम धीमे धक्का दे पाता है कक्षाओं को, धीमा बिल्कुल धक्का देता है अर्थात दूर नहीं भेज पाता। उससे थोड़ा सा ज्यादा अच्छा परीक्षण प्रभाव किसका होता है, डी का। उससे भी ज्यादा परीक्षण प्रभाव पी, और उस सबसे ज्यादा परीक्षण प्रभाव एस का। यह बात अपने दिमाग में बिल्कुल भर के रख लो। तो परीक्षण प्रभाव सबसे ज्यादा उत्पन्न कौन सा करता है, 4F। कहता सर ये 5D भी तो उत्पन्न करो। बेटा डी में देखता 0 इलेक्ट्रॉन थे कभी कभी, ऐसी कंडीशन पर परीक्षण प्रभाव तो डी से मतलब ही नहीं रखेगा। मतलब किससे रखेगा, 4F से, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन भी यहीं जा रहा था। तो परीक्षण प्रभाव F का माना गया, जो अपने आप में बहुत ही कम होता है। तो मैं देखो इन दोनों ही रीजन को एक साथ मिला करके लिखता हूं। देखो क्या कहेंगे, लैंथेनाइड श्रेणी में लेफ्ट टू राइट चलने पर नाभिकीय आवेश बढ़ता है, जिससे परमाणुओं का आकार घटने लगता है, जिससे परमाणुओं का आकार घटने लगता है। अब कहोगे सर जी तो आपने तो परीक्षण प्रभाव का तो कुछ नाम भी नहीं लिया। अब देखो परीक्षण प्रभाव को लिखते हैं। इस दशा में परिरक्षण प्रभाव का प्रभाव बहुत ही कम होता है। बहुत ही कम होता है। तो मैंने इस बात को भी बाद में बता दिया कि परीक्षण प्रभाव अगर यहां पर आप चेक करोगे इसका प्रभाव बहुत ही कम होता है। कोई ऐसा भी पूछ सकता है बेटा कि इस जगह परीक्षण प्रभाव सबसे कम क्यों है, तो बताओगे क्योंकि परीक्षण प्रभाव सबसे कम किसका होता है, F का, और Fe यहां पर परीक्षण प्रभाव डालेगा क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन तो Fi में जा रहा था।
हाँ, एक और बात अगर याद रख सकते हो याद रखो अलग से। अंतः संक्रमण, इस जगह लैंथेनाइड भी है और एक्टिनाइड भी है, दोनों को मिलाकर कह रहे हैं। देखो अंतः संक्रमण कह रहे हैं, मैंने लैंथेनाइड का अलग से नाम नहीं लिया, मैंने एक्टिनाइड का अलग से नाम नहीं लिया। अंतः संक्रमण तत्वों को दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं। ये वाला इंपॉर्टेंट है बहुत। देखो ये वाली बात कैसे इंपॉर्टेंट है, कहता है अंतः संक्रमण तत्व जो होते हैं इनको दुर्लभ मृदा तत्व, दुर्लभ मृदा तत्व का मतलब, दुर्लभ का मतलब बहुत मुश्किल से या बड़ी मुश्किल से मिलने वाले, मृदा तत्व मिट्टी में बहुत ही मुश्किल से मिलने वाले तत्व, या मिट्टी में इनकी मात्रा बहुत ही कैसी पाई जाती है, कम, इसलिए ऐसे तत्वों को हम कहते हैं दुर्लभ मृदा तत्व। जो मिट्टी में आसानी से नहीं मिलते हैं ऐसे एलिमेंट्स को आप दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं। तो आप इनको तैयार रखोगे, बाकी घटना भैया अगली क्लास पर।